प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन पर आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो हमने एग्रीकल्चर की जो लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है, हमने जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर शुरू की हुआ है बेसिकली, तो उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, और एक बात मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, सीधी सीधी बात बता देता हूँ। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, तभी इसको देखने का फ़ायदा है, क्योंकि उस लेक्चर को ही मैंने इसमें जो ही कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो उसके बाद ही आपको यहाँ समझ आएगा। ठीक है, तो गाइज मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है चेतन और आपका मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन पर एक बार फिर से स्वागत है फॉर ICAR BSc एग्रीकल्चर HOU PO एंड अदर एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हमने ये सीरीज शुरू की हुई है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इसका जो PDF है, ये सारी स्लाइड्स है, इनका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आपसे वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, तो सबसे पहली स्लाइड क्या है, मैंने बता दिया, जो ये लेक्चर है आपको तभी समझ आएगा जब आपने पिछले वाला लेक्चर देखा है। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का बेसिक, जो हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर को हमने थोड़ा सा समझा था। ठीक है, और उसके जो कुछ पॉइंट्स है वो हम इस वीडियो में समझेंगे, और साथ में इस वीडियो में हम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी हम यहाँ पर समझेंगे, नाइट सॉइल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंपोजिशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर। हाँ, आपने फार्म यार्ड मैन्योर पढ़ा था। ठीक है, आपने फार्म यार्ड पढ़ा था, तो उसमें आपने यह पढ़ा था कि उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उसकी जो कंपोजिशन होती है, जो फार्म यार्ड मैन्योर की कंपोजिशन होती है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, यानी कि कौन कौन से फैक्टर है जो उसकी कंपोजिशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला फैक्टर वो है सोर्स ऑफ मैन्योर, यानी कि आपका सोर्स क्या है मैन्योर का। ठीक है, सोर्स ऑफ मैन्योर, जैसे कि वो मैन्योर है, मतलब कि जो फार्म यार्ड मैन्योर है वो किसके एक्सक्रीटा से बनाई जा रही है, पोल्ट्री के एक्सक्रीटा से, या कैटल के एक्सक्रीटा से, या किसी और के एक्सक्रीटा है। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि पोल्ट्री की जो एक्सक्रीटा होती है वो रिचेस्ट सोर्स होती है न्यूट्रिएंट का। ठीक है, उसके बाद आती है शीप की। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ मैन्योर पर। इसको हम इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो, या मतलब कि आप अलग अलग पॉइंट बना के आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, तो पोल्ट्री मैन्योर इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉलोड बाय शीप मैन्योर। शीप मैन्योर का उसके बाद नंबर आता है। तो ये था सोर्स ऑफ मैन्योर पे, ये सोर्स ऑफ मैन्योर पे इसकी कंपोजिशन डिपेंड करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला है वो है फूड ऑफ एनिमल। अब फूड ऑफ एनिमल पे कैसे भाई, जैसे कि जितना ज़्यादा प्रोटीनियस फूड खाएंगे ना एनिमल, उतनी ज़्यादा ही मतलब कि जितना ज़्यादा आपका जो फूड होगा एनिमल को आप देते हो, ठीक है, उसमें जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा उतनी ज़्यादा वो एक्सक्रीटा में निकाल लेंगे उतनी। और लेकिन ये फैक्टर कई चीज़ों पे और पे डिपेंड करता है, आगे आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, एज एंड कंडीशन ऑफ एनिमल पे, तो इस फैक्टर को आप कई तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कि जितना आप प्रोटीन दोगे, अब प्रोटीन में क्या वो उसमें आएगी। ठीक है, मैन्योर में आएगी। तो अगला है वो है एज एंड कंडीशन ऑफ एनिमल। एज एंड कंडीशन ऑफ एनिमल पे कैसे डिपेंड करती है मेरे प्यारे बच्चों, एज एंड कंडीशन ऑफ एनिमल पे डिपेंड करती है वो, जैसे कि कैसे रिलेट करोगे, जैसे कि जो यंग एज के आदमी, मतलब कि यंग एज के जो वो होते हैं, ठीक है, यंग एज के जो आदमी होते हैं, उनमें क्या है कि उनका प्रोटीन कंजप्शन, उनका खाना पीना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, ठीक है, उनके कंपेरिजन में वो ज़्यादा प्रोटीनियस फूड खाते हैं। उनको बोलते हैं कि बेटा दूध पीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उसको आप मतलब कि इससे रिलेट कर सकते हो। अब आपको इसको कैसे समझाना, जैसे कि जो यंग एनिमल होते हैं, जैसे कि दूध देने वाले लगा लो आप, यंग एनिमल। ठीक है, अब वो ज़्यादा प्रोटीन कंजप्शन करेंगे, उनकी जो बेजल मेटाबॉलिक रेट होती है BAMR, ठीक है, वो उनकी हाई होती है। बेजल मेटाबॉलिक यानी कि उनकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो हाई होती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन का कंजप्शन करते हैं। ज़्यादा प्रोटीन का कंजप्शन करते हैं तो क्या होता है कि जो एक्सक्रीटा है, अब भाई उन्होंने प्रोटीन को कंजप्शन कर लिया, लेकिन जो एक्सक्रीटा निकाले उसमें तो नाइट्रोजन कम होगी ना। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि नाइट्रोजन, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो दोस्तों। तो अगला वो है कि अब आपने एज पे देख लिया। ठीक है, अब आप देखते हैं कंडीशन पे कैसे कि जो हेल्दी एनिमल होते हैं, ठीक है, हेल्दी एनिमल होते हैं, ठीक है, जो सिक एनिमल, जो हेल्दी एनिमल होते हैं वो ज़्यादा खाएंगे तो वो क्या करेंगे कि जो उनकी जो कंपोस्ट बनाएंगे हम उनके जो एक्सक्रीटा से, उसमें कम नाइट्रोजन होगी। ठीक है, जैसे कि जो सिक एनिमल होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा कि जो कंजप्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, कंजप्शन होगा,
ठीक है, वो कम होगा प्रोटीन्स का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का वो कम होगा। यंग एनिमल में ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सिक एनिमल होते हैं वो कम कंजप्शन करेंगे, तो इसलिए उनकी जो एक्सक्रीटा है उनके एक्सक्रीटा में ज़्यादा आएगी, ठीक है, नाइट्रोजन होगी, फॉस्फोरस होगी, पोटेशियम होगी। तो इससे आप दोस्तों रिलेट कर सकते हो, तो बच्चों आप इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगला है बच्चों वो है 4th नंबर का, वो है फंक्शन ऑफ एनिमल, ठीक है। फंक्शन ऑफ एनिमल, फंक्शन ऑफ एनिमल पे कैसे डिपेंड करता है भाई? फंक्शनल जैसे कि एनिमल होते हैं 3 टाइप से हम उनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एक होते हैं मिल्च एनिमल, ठीक है, मिल्च एनिमल दूध देने वाले एनिमल, ठीक है। एक होते हैं आपके ड्राफ्ट एनिमल जो कि खेतों में काम करवाते हैं हम जिनसे, ठीक है, जैसे कि बफेलो, जैसे कि मेल बफेलो, ठीक है, जिसको हम हरियाणवी में झोटा बोलते हैं, ठीक है। तो यार थोड़ा मैं हरियाणवी, यार मुझे ना हरियाणवी बोलना बहुत पसंद है यार, ये मैं अपने ऊपर गर्व महसूस करता हूँ कि मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। तो हरियाणवी में आपको समझाता हूँ, तो प्लीज़ जो हमारे जो शहर वाले बच्चे वो माइंड मत किया करो, ठीक है। तो जो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो मिल्च एनिमल होते हैं और ड्राफ्ट एनिमल होते हैं, और एक होते हैं ड्यूअल ब्रीड, ठीक है, जिनको हम मिल्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हम उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्राफ्ट के लिए। तो जो मिल्च एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं कि ज़्यादा अब वो मिल्क बनाएंगे तो ज़्यादा कंजप्शन करेंगे नाइट्रोजन का, पोटेशियम का, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, कम निकालेंगे। तो जो उनके जो एक्सक्रीटा से जो हम वो बनाएंगे, फार्म यार्ड मैन्योर बनाएंगे, तो वो पुअर होंगे, ठीक है, पुअर इन नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है। देन ड्राफ्ट एनिमल से, क्योंकि देख ड्राफ्ट एनिमल तो दूध नहीं देते, ठीक है, ड्राफ्ट एनिमल का तो, ठीक है, तो ड्राफ्ट एनिमल का तो जो बेसिकली जो फूड होता है वो होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है उनको बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जो प्रोटीन वो साथ में खाते हैं खाने के साथ, वो तो एज इट इज निकाल देते हैं ना, वो तो उनका तो एज इट इज न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन होती है, वो निकल जाती है ना। तो आप इसे रिलेट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अगला वो है कि नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लीटर, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लीटर, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लीटर पे कैसे डिपेंड करती है भाई? जैसे कि अब आप जैसे कि जब कंपोस्ट बनाते हो, ठीक है, जो फार्म यार्ड मैन्योर बनाते हो, सॉरी, जो आप फार्म यार्ड मैन्योर बनाते हो, ठीक है, उसमें आप कई तरीके से वेस्ट यूज करते हो, ठीक है, घास भी यूज करते हो। तो जो पशु, अगर आपने अब पिछला लेक्चर देखा है तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी ना कि जो घास, जो पशु खाते खाते हुए घास डाल देते हैं, मतलब कि उनके मुंह से गिरता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अब जो बाजरा स्टाक होता है, ठीक है, बाजरा स्टाक जैसे कि जो बाजरे से हम बनाते हैं, ठीक है, तो बाजरा स्टाक में क्या होता है कि वो उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो वीट का और मेज का होता है, ठीक है। तो इससे आप नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लीटर से आप समझ सकते हो। लीटर का मतलब यहाँ पर जो वो मटेरियल जिससे हम मैन्योर बनाते हैं, ठीक है, लीटर का मतलब वो चीज़ है यहाँ पे। अगला है मेरे प्यारे बच्चों वो है प्रेजर्वेशन। अब भाई प्रेजर्वेशन पे कैसे डिपेंड करती है, सोचने की बात है, प्रेजर्वेशन पे कैसे डिपेंड करती है। अब क्या है कि जैसे कि मैन्योर आपने बना ली, ठीक है, इंस्टेंट तो आप उसका यूज़ नहीं करोगे, थोड़ी थोड़ी करके यूज़ करोगे ना। तो क्या होगा कि अगर आपके फार्म में वो पड़ी हुई है या घर पे कहीं पे भी पड़ी हुई है, तो पड़ी हुई का क्या होगा कि उससे जो न्यूट्रिएंट है वो अगर ज़्यादा टाइम तक आप उसको रखोगे ना स्टोर करके, तो उससे न्यूट्रिएंट क्या हो जाता है, लॉस होने लग जाता है, ठीक है, लॉस होने लग जाता है, न्यूट्रिएंट लॉस होने लग जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन लॉस होने लग जाती है, वो जैसे कि नाइट्रेट रिडक्शन वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, वो मैं आपको यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो चीज़ है वो मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ, और जो इसके PDF नोट्स हैं वो उसको आप डाउनलोड करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन क्या होती है, वो लॉस हो जाती है। ऐसे जो पोटेशियम होता है वो लीचिंग हो जाती है, उसकी लीचिंग। अब बात करेंगे लीचिंग क्या होती है। अगर आपने मेरी जो एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी की वीडियो देखी है तो तभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप टर्मिनोलॉजी की वीडियो देखोगे तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी। तो लीचिंग मैं बता देता हूँ, उसमें मैंने सारी टर्मिनोलॉजी जैसे कि लीचिंग हो गया, अलग अलग वो सारी डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो लीचिंग क्या होता है कि बच्चों, लीचिंग होता है जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, जो वो सॉइल होती है ना, सॉइल, अब वो रिस के एक तरह से आपको, आप हिंदी में जैसे कि रिसना भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो रिसना, तो रिस के जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल की लेयर में जाते रहते हैं वो नीचे, उसको बोलते हैं हम लीचिंग। तो फॉस्फेट क्या होता है, सॉरी पोटेशियम क्या होता है कि वो लीच होने लग जाता है, ठीक है। फॉस्फोरस भी लीच होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो पोटेशियम लीच होने लग जाता है अगर आपकी जो मैन्योर है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है। अगर आपकी जो मैन्योर है वो सूखी है तो उससे इतना लॉस नहीं होगा। अगर आपकी उसमें जो होता है
टू मॉइस्ट है, यानी कि उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर कंटेंट है, तो वो हो जाता है, लीचिंग होनी शुरू हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो अगला है वो है, अगली स्लाइड देखते हैं हम। अगली, अब हमने क्या किया कि तो हमने फार्म यार्ड मैन्योर कर ली डिस्कस, ठीक है। अब आते हैं कंपोस्ट पर। आगे कंपोस्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। कंपोस्ट क्या होती है, तो कंपोस्ट की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, वो है वेल डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, एनिमल रिफ्यूजेज एक्सेप्ट डंग। तो बच्चों, अगर आपने फार्म यार्ड मैन्योर पूरी देखी है ना, तो फार्म यार्ड मैन्योर में क्या करते थे हम, डंग यूज करते थे। इसमें हम डंग का यूज नहीं करेंगे, गोबर का हम इसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डंग को हिंदी में गोबर बोलते हैं, इसमें हम डंग का यूज नहीं करेंगे। डंग के अलावा जितने भी वेस्ट मटेरियल से हम बनाएंगे ना, वो बनेगी आपकी कंपोस्ट। जितने भी डंग के अलावा कुछ भी यूज करो, वो आपकी बनेगी कंपोस्ट, ठीक है। उसमें आप एनिमल रिफ्यूज यूज़ कर सकते हो, हाउस होल्ड वेस्ट यूज़ कर सकते हो, वेजिटेबल, ठीक है, गली सड़ी सब्जी, कुछ भी आप मतलब कि कंपोस्ट बना रहे हो। कंपोस्ट से आपको क्या आता है माइंड में, यही आता है कि अब गली चली सीधे, ठीक है, अगर वगैरह, ठीक है। तो बच्चों, इसको रेडी होने में कितना टाइम लगता है, वो लगता है 3 मंथ। इट टेक्स 3 मंथ्स टू रेडी, ठीक है। इसको 3 मंथ लगते हैं रेडी होने में। तो बच्चों, अगला वो है कि अब आपने कंपोस्ट बना ली, अब उसमें आप न्यूट्रिएंट की मात्रा को इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है। लाइक नाइट्रोजन की करना चाहते हो आप, लाइक फॉस्फोरस की करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको नाइट्रोजन की करनी है तो आपको एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया की हेल्प से करनी पड़ेगी वो, और जो उससे जो कंपोस्ट बनेगी वो बनेगी एजो कंपोस्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ICR में, और BSc एग्रीकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कंपोस्ट में जो ओरिजिनल कंपोस्ट है, हम उसमें नाइट्रोजन को एनरिच करना चाहते हैं एजोटोबैक्टर की हेल्प से, तो उसको बोलते हैं हम एजो, ठीक है, एजो कंपोस्ट। और अगली है वो है सुपर कंपोस्ट। सुपर कंपोस्ट क्या है कि अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट, एसएसपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। अगर आप उसकी मदद से सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से फॉस्फोरस की जो कंसंट्रेशन है, फॉस्फोरस की आप एनरिचमेंट करोगे ना उसमें कंपोस्ट में, तो वो बनेगी आपकी सुपर कंपोस्ट, ठीक है। तो अगली है बच्चों, वो है फार्म कंपोस्ट। फार्म कंपोस्ट क्या होता है बच्चों, वो होता है फार्म कंपोस्ट होता है मेड फ्रॉम फार्म वेस्ट लाइक शुगर केन। अब जैसे कि आपने फसल काट दी, ऊपर से फसल काट दी, नीचे जो बच गए, नीचे जैसे कि हरियाणवी में बोल लूँ तो मैं आपको, उनको बोलते हैं हम फान्ने बोलते हैं हम उनको, ठीक है। फान्ने बोलते हैं हरियाणवी में। जो ऊपर से जो आपने राइस की आपने फसल काट दी कंबाइन के साथ या हाथ के साथ, तो नीचे फान्ने बच जाते हैं। उन फानों से जो आप कंपोस्ट बनाते हो, जो आप कंपोस्ट बनाओगे, फान्ने हो गए, या आप जो जैसे कि जो होता है, जैसे कि कैन होता है, उसको जब आप काट देते हो तो उससे उसके बाद वो क्या बचता है कि वो बच जाता है, जैसे कि वो लीव्स वगैरह बच जाती हैं उसकी, ठीक है। जो उन चीज़ों से, मतलब प्लांट के वेस्ट से जो आप बनाते हो, ठीक है, प्लांट के वेस्ट से, फार्म वेस्ट से जो आप बनाते हो, उसको हम बोलते हैं फार्म कंपोस्ट, ठीक है। तो फार्म कंपोस्ट की गाइज आपको ये याद रखनी है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। कंपोजिशन तो आपको हर चीज़ की याद रखनी है, लेकिन ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको हर चीज़ की कंपोजिशन याद रखनी है। और अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसकी ट्रिक है कोई, लेकिन ट्रिक तो इसके है नहीं, क्योंकि क्या ट्रिक बनाएंगे यार, सबकी अलग अलग पाएगी, ठीक है। इसकी तो कोई ट्रिक भी नहीं बना सकते। तो इसका बेस्ट, जो इसका अच्छे तरीके से क्या है कि इसका याद करने का यही तरीका है कि भाई इसको लगा दो कहीं पे जहाँ आप पढ़ते हो, ठीक है। बस तभी सुबह सुबह शाम देखो इसको, सुबह शाम डेली देखो, तो आपको याद हो जाएगी। तो मारना ही है, रट्टा ही मारना है इसका, तो ठीक है। तो अगली वो है टाउन कंपोस्ट। टाउन कंपोस्ट क्या होती है, टाउन से आपको क्या आ रहा है, सिटी, ठीक है। टाउन कंपोस्ट होती है बच्चों जो कि नाइट सोइल यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटा से बनाते हैं हम, जो स्ट्रीट स्वैम्पिंग, ठीक है, जो डस्टबिन से, जो टाउन के वेस्ट से बनाई जाती है, उनको बोलते हैं हम टाउन कंपोस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसकी जो कंपोजिशन होती है वो होती है बच्चों, वो होती है 1.4% नाइट्रोजन, 1% P2O2 यानी कि, और 1.4% हो गया आपका पोटासियम, और 1% आपका होगा फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये होती है आपकी टाउन कंपोस्ट। टाउन कंपोस्ट में दोस्तों नाइट सॉइल भी आती है, ठीक है, नाइट सॉइल जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होती है, ठीक है। तो बच्चों अगला देखते हैं हम, अगला क्या है, वो है, अगला है, तो आप देख रहे हो कि कंपोस्ट की आप पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, कंपोस्ट की आप पिक्चर देख रहे हो कितनी अच्छी है। तो मैंने ये शहर वाले बच्चों के लिए लगाई है, तो कंपोस्ट की आप पिक्चर देख सकते हो, ठीक है, सीख सकते हो आप यहाँ से कितनी यहाँ पर ये बनाई गई है, फार्म में बनाई गई है ये, ठीक है। तो अगली स्लाइड क्या है कि, तो बच्चों अगली स्लाइड है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी से आपको क्या याद आ रहा है, वर्मी से आपको याद आ रहा होगा अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म याद आ रहा होगा वर्मी कंपोस्ट से आपको,
ठीक है। वर्मी कंपोस्ट की अब डेफिनेशन देख के तो वो ये है कि मतलब क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, यही है कि मेड विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म की हेल्प से बनाई जाती है। अर्थवर्म कौन होता है? फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं हम अर्थवर्म को, ठीक है। तो और ये कितने महीनों में रेडी होते हैं? ये होती है 4 महीने में रेडी, ठीक है, 4 महीने में रेडी हो जाती है। और जो अर्थवर्म की स्पीसीज कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पीसीज कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ICR का, और ये BSc एग्रीकल्चर का जो PAU में एडमिशन होता है, ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी स्पीसीज आप यूज करते हो, कौन सी स्पीसीज यूज करते हो? वो यूज करते हो आप इजीनिया फिटिडा, ठीक है, इजीनिया फिटिडा आप यहाँ पर जो अर्थवर्म है उसकी स्पीसीज यूज करते हो, ठीक है। और इसको बनाना कैसे है, बनाना कैसे मेरे प्यारे बच्चों? इसको बनाना है, वो बनाना आपको गड्ढा खोद लेना है, ठीक है, गड्ढा खोद लेना है, अंडर शैडो होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जो अर्थवर्म होता है उसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है, अपनी ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना, आपको गड्ढा खोद के उसमें वेस्ट मटेरियल डालना है, अर्थवर्म डाल देने हैं, उसके बाद उसको जूट बैग से कवर कर देना है, ठीक है। जूट बैग क्या होता है? बोरी, हिंदी में बोल रहे हैं तो बोरी हरियाणवी में, ठीक है। बोरी आपने देखी होगी, ठीक है, बोरी आपने देखी होगी, ये आप सामने तस्वीर भी देख रहे हो बोरी की, ये बोरी है, ठीक है। बोरी आपको उसके ऊपर कवर कर देनी है। उसके बाद आपको स्प्रिंकलर सिस्टम से आपको क्या करना है, उसके ऊपर पानी छिड़कना है और आपको 4 महीने में ये रेडी होके मिल जाएगी। अब बच्चों इसकी बात करते हैं हम कंपोजिशन की, ठीक है, कंपोजिशन इसकी कंपोजिशन की बात करें तो बच्चों हम जैसे कि अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या है कि 3% जो होती है नाइट्रोजन होती है, 1% होता है आपका फॉस्फोरस और 1.5% आपका इसमें होता है पोटासियम, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करना दूसरों के साथ, बस इतना बोलता हूँ कि शेयर जरूर कर देना, ठीक है, और कुछ नहीं बोल लूँगा मैं, ठीक है। तो नाइट सॉइल, अगली है नाइट सॉइल क्या होता है? जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, इसमें बच्चों बहुत सॉलिड एंड लिक्विड दोनों आ जाते हैं, ठीक है, नाइट सॉइल में। नाइट सॉइल की आपको कंपोजिशन याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन आया हुआ है हिसार एग्रीकल्चर के जो पेपर है HU का, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और कई बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं मेरे को कि सर एग्रीकल्चर के पेपर डिस्कस करवाओ। तो बच्चों मैं सारे काम करवाऊँगा आपको, आप थोड़ा पेशेंस रखो, मुझे टाइम दो थोड़ा, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, टाइम लगता है बनाने में, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा कंटेंट यहाँ से वहाँ से हर जगह से यहाँ से कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे नहीं बनती वीडियो। तो यार एक लाइक तो बनता है वीडियो को, बस यही बोल लूँगा कि शेयर ज़रूर कर देना दूसरों के साथ, ठीक है। और आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ज़रूर देख सकते हो ऐसी वीडियो को। अगर आपको ICR की है तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है ये, ठीक है। तो नाइट सॉइल हमने डिस्कस कर लिया, तो बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो आगे क्या है कि तो आप यहाँ पर देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो अर्थवर्म की, तो आप यहाँ पर शहर वाले बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर अर्थवर्म की पिक्चर, अर्थवर्म कैसा होता है, ये ऐसे करते हैं हम, वो मतलब कि वर्मी कंपोस्टिंग हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो थी जो आज की मैंने आपके साथ डिस्कस की, होप है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो ठीक है, तो इसको लाइक करके जाना, और बस यही बोलूँगा कि अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसके जो PDF नोट्स हैं, और इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसको PDF नोट्स हैं, इसको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा लगा आपने पेशेंस के साथ सुना वीडियो को, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस ये बोलूँगा कि एक लाइक करके जाना और शेयर करके जाना। तो चलिए दोस्तों।